Hello, so this would be our last topic of internal security series, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग क्या रहता है, जो ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। एज पर इंटरपोल्स डेफिनेशन आप देख सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग इज कंसीलिंग आइडेंटिटी ऑफ इलीगलिटी ऑब्टेन्ड प्रोसीड्स so that they appear to be have originated from legitimate sources। सिंपल ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना, इसको क्या बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। एकदम सिंपल टर्म्स में बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर मतलब ये कौन कौन से कंपोनेंट्स के जुड़ा रहता है। ये एक्चुअली में सीरियस क्राइम्स लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, इन सब के एक तरीके से रहते हैं। यहाँ से जो ब्लैक मनी आता है इसको वाइट में कन्वर्ट किया जाता है ना। कुछ कॉमन मेथड्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग क्या हो गया, कैश स्मगलिंग, शेल कंपनीज, ट्रस्ट, राउंड ट्रिपिंग, हवाला। ये मैं आगे वाली स्लाइड्स में बताऊंगा आपको। अब ये क्रिप्टो करेंसीज एंड बिट्कॉइन आया तो इसने इस प्रोसेस को और ज़्यादा एक्सेलरेट कर दिया मनी लॉन्ड्रिंग के। अब इस देख लो, अगले वाला जो ब्लैंक स्लाइड है उसमें मैं अच्छे से आपको पूरी कहानी समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे अपन समझते हैं एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या। थोड़ा सा पेशेंस, पूरी चीज़ें क्लियर करता हूँ आप लोगों की। ओके, मान लीजिए मनी लॉन्ड्रिंग के मैं डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ आप लोगों को। एक बंदा है, ही इज़ वेरी करप्ट पर्सन, हिज नेम इज़ ए। इसके पास बहुत ज़्यादा काला पैसा है। ये आपकी क्या होगी, इंडियन इकोनॉमी, और ये आपकी क्या होगी, फॉरेन, मान लो मॉरिशस। मॉरिशस अब इसके पास बहुत ज़्यादा अनअकाउंटेड वेल्थ है। तो जनरली ये क्या करेगा, इंडिया के अंदर ही अगर ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करना है, ये अपन देख रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग, वाइट में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करेगा, मान लो इसके पास 1 करोड़ रुपए ब्लैक मनी है, तो ये क्या करेगा, 1 करोड़ को 1-1 लाख के 100 टुकड़ों में बांटेगा, ठीक है। 100 टुकड़ों में बांट के अपने दोस्त, भाई, बंधु के अकाउंट में जमा करा देगा 1-1 लाख के। तो इसको क्या बोलेंगे, प्लेसमेंट। बात समझ में, प्लेसमेंट क्या हो गया, अपने दोस्त, यार, भाई, बंधु के उसमें इसने क्या कर दिया, मतलब मेनली इसको जमा करा दिया, ठीक है, पैसों को। अब इसमें क्या किया, जो प्लेसमेंट जो इसके भाई बंधु, दोस्त, यार वगैरह थे, इसमें सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन करा है कि गवर्नमेंट को एकदम लेजिटिमेट, ओरिजिनल लगे। बहुत सारी सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, इस अकाउंट से इस अकाउंट, इस अकाउंट से उस अकाउंट करा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेयरिंग, लेयर बना दिया। फिर आखिरी में क्या किया इसने, क्या बना दिया, ट्रस्ट या फिर एनजीओ बना दिया जिसमें टैक्स नहीं लगता। फॉर एग्जांपल एजुकेशनल एनजीओ बना दिया या फिर रिलीजियस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे इन सारे पैसों को उठा के लगा दिया। इसको थर्ड स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो इसमें क्या हो गया, प्लेस किया, बड़े अमाउंट को प्लेस किया छोटे 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 अकाउंट में, फिर उसके ऊपर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन कराया, लेयरिंग की, किसी को शक ना हो, फिर इकट्ठा किसी रिलीजियस ट्रस्ट जिसमें इनकम टैक्स वालों की नज़र नहीं रहती, वहाँ पे डाल के पैसा अपने पास ले लिया। दिस इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग विद इन इंडिया। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। बात समझ में आ गया। अब मान लो इस चीज़ को चेक करने के लिए क्या किया, बैंक क्या लेके आ गए, KYC नॉर्म्स, नो योर कस्टमर नॉर्म्स। तो इकट्ठा इतना सारा पैसा अब अकाउंट में डाल नहीं पा रहा KYC नॉर्म्स की वजह से, फिर भी इसे काला पैसा वाइट करना है। तो अब एक दूसरा तरीका आएगा। दूसरा तरीका क्या आएगा, ये क्या करेगा, ये अपने पैसे को एजेंट्स को दे देगा। इन एजेंट्स को क्या बोलते हैं हम, हवाला, हवाला ऑपरेटर्स। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे मॉरिशस, मॉरिशस में कंपनीज होगी, इंडियन गवर्नमेंट मतलब इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन की कंपनीज होगी। मॉरिशस क्यों चूज़ किया, क्योंकि टैक्स हेवन नेशन है। टैक्स हेवन मतलब यहाँ पे कुछ भी आप इकोनॉमिक मतलब एक्टिविटी जनरेट करो, यहाँ पे पैसा नहीं लगेगा। तो इसने क्या किया, 1 करोड़ रुपए जो थे ए ने हवाला ऑफ एजेंट्स को दे दिया। इनने ये पैसा कहाँ लगा दिया, शेल कंपनीज़। ये एक्चुअली इंडियन बिजनेसमैन की ही नकली कंपनीज़ हैं, इनको हम शेल कंपनीज़ बोलते हैं, शेल कंपनीज़। अब यहाँ से ये पैसा क्या दिखा, इसकी जो एक ही कंपनी होगी इंडिया के स्टॉक मार्केट में, एक ही जो कंपनी होगी इंडिया के स्टॉक मार्केट में, वहाँ पे ये पैसा किस फॉर्म में लग जाएगा, FPI या फिर FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के टाइम पे।
अब इस पैसे को सरकार आने से रोकेगी नहीं, सरकार को तो पता है भाई ये देश में हमारे पैसा लग रहा है, एफडीआई के नॉर्म से 30 करे हुए हैं। तो इस तरीके से ब्लैक मनी को 1 करोड़ रुपए हवाला ने अपना कट लिया, मान लो 1%, 1 लाख रुपए, 99 लाख रुपीज़ या फिर 95 लाख रुपीज़, और एजेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके ये टोटल पैसा एक के पास पहुंच गया इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई। तो मतलब ब्लैक मनी को इसने घुमा के वाइट कर लिया। तो इस घुमाने को क्या बोलते हैं, हवाले के थ्रू शेल कंपनीज में जाते, शेल कंपनीज के थ्रू वापस आते, इसको हम क्या बोलते हैं, राउंड ट्रिपिंग। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। अब देखो मनी लॉन्ड्रिंग को इंडिया में टैकल करने के लिए क्या क्या चीज़ें की गई है, इसमें बता दूं, आगे जगह नहीं है, क्योंकि सबसे पहले बना है एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बना है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसने कौन सा प्रिंसिपल निकाला है, एक ओईसीडी का आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये G20 के सेंट्रल बैंक के मतलब जो गवर्नर्स ने मिलकर बनाया और फाइनेंस मिनिस्टर से मिलकर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। तो इसमें क्या है, इसने एक बनाया आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। कई बार क्या रहता है, जैसे मैं आपको प्रीवियस उसमें एग्जांपल दे रहा था, ए ने कोई कंपनी मान लो कि किसी को बेच बाहर, और किसी कोई शेल कंपनी थी मॉरिशस में, उसको कंपनी उसने 100 करोड़ में दिया। अब वो क्या क्या कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट से टैक्स से बचने के लिए वो कंपनी बोल दिया कि भाई बाहर मैंने जिसको शेल कंपनी में के मालिक को दिया था अपनी कंपनी, उस कंपनी को क्या किया, वापस मैंने 1 लाख में ख़रीद लिया। भाई मेरा दोस्त है, भाई ये बंधु है, अब गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन रहेगा, सिर्फ 1 लाख पे टैक्स लगाओ। तो इसके वजह से क्या किया, 100 करोड़ की कंपनी वो 1 लाख में खरीदी और गवर्नमेंट को सिर्फ 1 लाख के ऊपर टैक्स दिया, तो इससे उसने पूरे पैसे बचा लिए। तो इसके अंदर क्या आया, आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल में बोल दिया भाई कुछ भी भेजो, आप अपने भाई बंधु रिश्तेदारों को कोई सी भी कंपनी भेजो, आप फ्री में भी दे दो, गिफ्ट दे दो, पर हम उतना ही टैक्स लेंगे जो गवर्नमेंट के सर्कल रेट्स डिसाइडेड रहेंगे। इसको क्या बोलते हैं, आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल, या फिर एडवांस प्राइस एग्रीमेंट भी बोलते हैं, APA, एडवांस प्राइस एग्रीमेंट। फिर इंडिया ने मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट इंटरनेशनल ग्रुप जैसे ABG, ठीक है, एगमॉन्ट, ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन किया, FAFT का मेंबर बना। साथ ही साथ क्या करने लगे, मतलब एमनेस्टी एक्ट्स लेके आने लगे। एमनेस्टी क्या बोलने लगे, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिनने भी टैक्स चोरी वगैरह किया हो प्रीवियसली, उनसे बोला भाई अब 15, 20, 30% पेनाल्टी दे दो, और एक काम करो, आप पे कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगेंगे, आप पर जो टैक्स का पैसा उसे वापस दे दो विद 15-20% पेनाल्टी के साथ। फिर जो स्टाफ्स की, जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है ED, इनकी ट्रेनिंग, इनके स्टाफ्स की ट्रेनिंग, इजराइल गवर्नमेंट के साथ ट्रेनिंग, UK के साथ ट्रेनिंग, US के साथ ट्रेनिंग वगैरह करवाना शुरू कर दिया। ठीक है, वैसे एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नाम याद रखना आपको, OECD का नाम आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल, एडवांस प्राइस एग्रीमेंट, ठीक है, ABG एगमॉन्ट, ये सारे स्टेप्स वगैरह इंटरनेशनली और नेशनली लिए गए हैं। ठीक है, फिर एक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी लेके आए थे, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, उसमें पूरे क्राइम्स वगैरह को डिसाइड किया गया, क्या क्या गवर्नमेंट मेजर्स होंगे, क्या क्या सज़ा होगी, सारी चीज़ें डिसाइड की गई पार्लियामेंटली उसके थ्रू, है ना। अगला टॉपिक है अपना ऑर्गेनाइज क्राइम। क्या होता है भैया ऑर्गेनाइज क्राइम? देखो, ऑर्गेनाइज क्राइम से सोफिस्टिकेटेड, डाइवर्सिफाइड, वाइड स्प्रेड एक्टिविटी। ठीक है, अब ये क्या रहता है, बहुत $1 मिलियन की इंडस्ट्री रहती, अनलॉफुल कंडक्ट एंड इलीगल यूज़ ऑफ फोर्स करप्शन वगैरह रहता है। ऑर्गेनाइज क्राइम्स में क्या आ जाता है, ये डायरेक्टली कभी भी डायरेक्टली ये मीडिया के सामने नहीं आते, ये अंडरग्राउंड नेटवर्क चलाते हैं। जैसे कि अंडरग्राउंड नेटवर्क किसके चलाते हैं, इसमें बहुत पैसे रहते हैं, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, टेररिज्म को फंडिंग करते हैं, इलीगल आर्म्स। भाई कोई जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा है, वो मीडिया के सामने आके बताएगा, गवर्नमेंट पकड़ के उसको काट के ना फेंक देगी। ठीक है, तो अंडरग्राउंड जो नेटवर्क चला के पैसा कमाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम्स, है ना। अब ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हार्म करता है बहुत ज़्यादा, और इस नेशन का इकोनॉमिक सिस्टम को एक तरीके से क्या करता है, ये ऑब्वियसली एक तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम को ये क्या करता है, वीक करता है। इनोसेंट इन्वेस्टर्स जो रहते हैं, देखो जो बड़े बड़े जनरली ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स कौन रहते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, इनके पास सरप्लस पैसा कैसे आता है, ये अंडरवर्ल्ड बिजनेस करते हैं, जैसे कि ह्यूमन ऑर्गन्स का बिजनेस वगैरह हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, तो इसके थ्रू एक्स्ट्रा पैसे में ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, तो ज़्यादा पैसा तो ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो जो इनोसेंट इन्वेस्टर्स रहते हैं, जैसे कि अपने रतन टाटा वगैरह, इन लोगों को हार्म हो जाता है, क्योंकि फेयर कंपटीशन को ये मार्केट में
इंटरफेयर करता है, फ्री कॉम्पिटिशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाता। ठीक है, एक तरीके से पूरी डोमेस्टिक सिक्योरिटी सारी चीज़ों को ये बर्बाद कर देता है ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स, है ना। अब देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहते हैं। फिजिकल वायलेंस, देखो फिजिकल वायलेंस इंटरनल सैंक्शन टीम, जैसे कि अगर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कोई प्रोस्टिट्यूशन, सेक्स रैकेट, प्रोस्टिट्यूशन नेट वगैरह चला रहे हैं आप, तो आपको फिजिकल वायलेंस करना ही पड़ेगा। ये सब चीज़ें आराम से तो होती नहीं। ऑर्गन, इलीगल ऑर्गन ट्रेड वगैरह कर रहे हैं, किडनी निकाल के बेचने, तो आपको फिजिकल वायलेंस करना ही पड़ेगा। जो ग्रुप रहता है एक से ज़्यादा क्राइम में इन्वॉल्व रहता है, मतलब अगर वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में रहेगा, ड्रग ट्रैफिकिंग में भी रहेगा, काउंटरफीट करेंसी में भी रहता है, इस तरीके से पूरी वो बनी रहती है। अब देखो इसमें मनी इलीगल मनी जो निकाले जाते हैं इसको लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी में डाला जाता है, मतलब यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग किया जाता है, ब्लैक को वाइट में कन्वर्ट। तो जो ओरिजिनल इन्वेस्टर्स है, जो ईमानदारी से काम करते हैं भाई, उनके लिए तो हार्म हो गया ना। इन लोगों ने काला पैसा लगा दिया इकोनॉमी में, तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ती गई तो रेट बढ़ते जाएंगे, तो जो ओरिजिनल कस्टमर्स ईमानदार लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है। अब इसके वजह से क्या रहता है, पब्लिक ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स, मतलब मिनिस्टर्स, बिजनेसमैन, इन सबको करप्ट कर दिया जाता है और इंटिमिडेट डराया जाता है। बहुत तगड़ा नेटवर्क रहता है एक्चुअली। ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ज़्यादातर बड़े बड़े बिजनेसमैन ही होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमने देखा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम्स क्या क्या हो जाते हैं, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, ये गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रीसेंट। ठीक है, यहाँ सबसे इलीगल ड्रग सप्लाई जो इंडिया में होता है, इससे पैसा आता है, तो इसके थ्रू क्या रहता है, बिजनेस वगैरह किया जाता है। स्मगलिंग, कैटल स्मगलिंग, आर्म्स स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानों के बॉडी पार्ट्स को काट के ज़बरदस्ती बेचना, ये सब करना। काउंटरफीट करेंसी, नकली नोट, हमारे इकोनॉमी को बहुत बुरी तरीके से हार करता है। नकली नोट इकोनॉमी में आ जाए तो आरबीआई के सामने नहीं रहता, लोगों के पास नकली नोट रहता है, तो फालतू की डिमांड बढ़ती जाती है, डिमांड बढ़ती जाती है किसी भी चीज़ की, तो उसका प्राइस भी बढ़ता जाता है, ज़बरदस्ती का इन्फ्लेशन बढ़ता है और पूरे इकोनॉमी के हिसाब को ख़राब करता है ये। मनी लॉन्ड्रिंग हमने डिस्कस किया। इलीगल आर्म्स ट्रेड, ये बांग्लादेश बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर्स वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है ये इलीगल आर्म्स ट्रेड। बीएसएफ, आईटीबीपी, इन सब के स्पेशलाइज रहते हैं इन सबको रोकने के लिए। अब देखो हमें समझना लिंक बिटवीन ऑर्गेनाइज क्राइम्स एंड टेररिस्ट क्या होता है। टेररिस्ट का हमने बेसिकली इनिशियली एग्जांपल देखा। अब देखो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, ये क्या रहता है, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स, ये ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सब में इन्वॉल्व रहते हैं। अब ये क्या करते हैं, इनके पास खुद की फोर्स नहीं रहती, यहाँ पे रहते टेररिस्ट ग्रुप। देखना कितना दिमाग से खेलते हैं बिजनेसमैन, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स। ये क्या करते हैं, टेररिस्ट के पास जाते, बोलते हैं कि भाई आपको पैसों की ज़रूरत है, फंडिंग की ज़रूरत है, आप क्या करो अपने गैंग के कुछ बंदे दे दो हमें। अब इनके गैंग के बंदे के थ्रू ये ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह कराते हैं, इसके बदले इनको एक पर्टिकुलर कमीशन दे देते हैं, प्रॉफिट दे देते हैं, टेरर फंडिंग कर देते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट इनके पास। देखो ये कितने स्मार्ट है ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स। अगर ये रैकेट बस्ट होता है तो इंसान फंसते, कौन फंसता है, ये टेररिस्ट, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो बंदे रहते हैं वही फंसते हैं। और ये बहुत बड़े केसेस जब तक नहीं हो, ये बिजनेसमैन लोग की, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट से सेटिंग रहती है, तो मीडिया से बच जाते हैं। बहुत बड़ा कुछ केस नहीं हो तब तक ये बचते नहीं है, फंसते भी तो ये लोग फंसते हैं। इनको तो ऑलरेडी मीडिया से पब्लिसिटी चाहिए ही बुरे कामों में। टेररिस्ट लोग देखो ना, कहीं पे भी टेररिस्ट अटैक होता है, बड़े बड़े लश्कर है, तो ही बार जैश ए मोहम्मद आके जिम्मेदारी लेता है आतंकवादी अटैक की, पर ये इनके आड़ में पैसे कमाते हैं, टेरर फंडिंग करता है ये, इसको टेरर फंडिंग करता है, उसके बदले ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हमने लिंक समझा। अब हम समझते हैं कि सरकार ने क्या क्या मेजर स्टेप्स लिए हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं ऑर्गेनाइज क्राइम्स को रोकने के लिए। एक एंटी ट्रैफिकिंग नोडल एजेंसी वगैरह बनाया गया है। ठीक है, ये क्या कम्युनिकेशन करेगी डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी टू कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने क्या किया है, इसने रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया सेक्स वर्कर्स वगैरह के लिए, सुधार प्रोग्राम वगैरह बनाया कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, सेक्स रैकेट्स में जिनको पुलिस बचाती है, अब भाई उनको तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, तो इस वजह से टेम्प्रेरी रिहैबिलिटेट किया जाती है, उनको स्किल्ड वगैरह डेवलप कराती है सुधार गृह स्कीम के अंदर, ताकि इनको आने वाले टाइम में जॉब वगैरह फिर कुछ भी मिल सके। अब इनने क्या किया, बांग्लादेश, नेपाल, बहरीन, इनके सबके साथ ट्रैफिकिंग एग्रीमेंट बोला कि भाई गोल्डन ट्रायंगल से आपके यहाँ से हमारे यहाँ ड्रग्स नहीं आने चाहिए। ठीक है, इस तरीके के अरेंजमेंट्स वगैरह साइन किया। ठीक है, अब देखो मेजर प्रॉब्लम्स क्या है ऑर्गेनाइज क्राइम्स को सबसे ज़्यादा मतलब कॉम्बैट करने के लिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया, भाई इतने चालाक होते हैं तो इनका अगेंस्ट प्रूफ नहीं मिल पाता, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फंसते हैं, ये नहीं फंस पाते। अब इंडिया का जुडिशरी सिस्टम इतना स्लो है, कन्विक्शन रेट इतना, तो अगर फंस भी जाते हैं तो भाई सालों साल केस चलता रहता है, पैसे वाले लोग हैं।
हमारे इसमें ट्रेनिंग नहीं है ऑफिशियल्स को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को डील करने के लिए, कोऑर्डिनेशन नहीं है इंटरनल एजेंसीज वगैरह में, आईबी में, एनआईए में, सीबीआई में, रॉ में, आर्मी में। ड्वेल क्रिमिनलिटी, ये टेररिस्ट भी होते हैं और साथ साथ ओसी भी होते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग भी करते हैं, अलग अलग टाइम के काबू रहते हैं। अब क्रिमिनल, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन के बीच का नेक्सस बना हुआ है पावरफुल लोगों का, उसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो और इसी के रिवर्स कर दो, इन चीज़ों को सही करना है, तो ये आपके बेसिक क्या हो जाएंगे, सजेशंस। कंसाइज एंड क्रिप्स भी में आपको ये टॉपिक समझाया मैंने, होपफुली आपको समझ में आया। फिर दिस हमारा इंटरनल सिक्योरिटी की सीरीज़ कंप्लीट होती है एज पर यूपीएससी, एमपीपीएससी एंड सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।